वेलकम बैक नाजरीन। और हम जिस तरह से बात कर रहे थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आलमी अदालत इंसाफ ने एक फैसला दिया और मना कर दिया इसराइल को कि रफा पर अटैक नहीं करना। इसके बावजूद इसराइल नहीं रुका और जरहियत जारी है। आज भी महफूज करार दिए गए इलाके के ऊपर इसराइल ने बमबारी की है और दर्जनों फ़लस्तीनियों को ज़िंदा जलाकर शहीद कर दिया उसने। और इस पर दुनिया की खामोशी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, सर क्या कहेंगे आप इस मामले पर? जट साहब, मैं बात कर रहा था कि ईरानी सदर की शहादत जी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ये इकट्ठी आपस में जब आप मिलाएंगे ना, तो आपको कोई ना कोई सिनेरियो, इसकी बैकग्राउंड नज़र आ जाएगी। उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ये फैसला आना और इसराइल का मानने से इनकार करना। अब क्वेश्चन ऑफ जो आ गया है बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए आ गया है। ठीक। अब चाहिए तो यही था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए था कि जी अपनी फौजें भेजे और दस्ते भेजे और अमन के लिए कोई ऐसा इकदाम करे जो नजर आए। अभी तक तो नजर आने वाली बात कोई नहीं है। सिर्फ यही भी हम टीवी पे देखते हैं कि जी आज 50 शहीद हो गए, 100 शहीद हो गए। सर 36,000 से तजावुज कर गया। ये डेली की एवरेज बता रहा हूँ। तो बाबा कहाँ है मुसलमान सोए हुए हैं, कहाँ हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं? ईरान ने एक धमकी दी थी तो उनको लग पता गया था, इसराइल को पता लग गया था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। ये इसराइल से नहीं चीखो पुकार, बल्कि पूरी दुनिया से चीखो पुकार। उन्होंने उसी टाइम कहा था कि हम बदला लेंगे, और फिर उन्होंने कैसे बदला लिया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, सदर उसमें शहीद हो गए। जब आप ये चीजें मिलाएंगे, अब ये है दुनिया देखती रहेगी। आज तक किसी ने आवाज भी नहीं उठाई कि कैसे हुआ। तो फिर भाई फिर इस तरह ये कि हमें भी ये प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। हमें ये सोच लेना चाहिए कि वो तकड़े हैं, हम कमजोर हैं, हम बात तो करते रहेंगे। लेकिन बाबा बाकी पाकिस्तानी नहीं, बाकी मुसलमान कहाँ सोए हुए हैं सारे? हम एटमी ताकत है, नो डाउट हमें एटमी ताकत है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान जो है, आज उनका कहना है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद रफा पर हमले करने ने इसराइल का घिनौना चेहरा वाज़ेह कर दिया। इसका क्या सवाल सोचने का है कि क्या इसराइल जब गजा पे अटैक करके जो जुल्म ज्यादती कर रहा था, तब उसका घिनौना चेहरा वाज़ेह नहीं हुआ, जो अब इसके डिसीजन को ना मानने पर वाज़ेह हुआ? क्या समझते हैं आप? बात यह है जी, अभी सिर्फ हम बयानात जारी कर रहे हैं। हाँ, कोई कंट्री आए, कोई प्रेसिडेंट ऐसा आए जो आवाज़ दे कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ मैं इसराइल को, अगर 24 घंटे में इसने अपने ये जो सोच है ये बमबारी या बंद ना की, ठीक, तो आने वाले 24 घंटे के बाद हम सफा हस्ती से इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे। सर, is there a country in the world who can dare to do that? Well, there are a lot of countries. Even Pakistan can do it. If do you think we will think about, we will make our mind. मतलब साउथ अफ्रीका एक गैर इस्लामी मुल्क, गैर मुस्लिम मुल्क जो है साउथ अफ्रीका, वो गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये मामला लेके, और जिस तरह से जो इसराइल जरहियत कर रहा था, कोई मुसलमान मुल्क में तो इतनी गैरत भी नहीं थी कि वो आईसीजे में ही चले जाते, या शायद इन्हें पहले ही पता था यहाँ जाने का फायदा कोई नहीं। बात ये है, हम हैं सारे ही गुलाम। बहुत सारी 90% मुस्लिम कंट्रीज हैं गुलाम, किसी ना किसी कंट्री का प्रेशर उनके ऊपर है। ये एक माफिया जो होता है ना, जब माफिया लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो उसके गिरदोनवाज जितने लोग होते हैं, शरीफ हो, अदारे हो या आम पब्लिक हो या जो भी हो, वो सारे उसके कंट्रोल में होते हैं। ये है इंटरनेशनल माफिया। इंटरनेशनल माफिया का मतलब ये है कि इनका पूरी दुनिया पे कंट्रोल है। अब देखिए, जितना असला आ रहा था वो आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देना था उन्होंने अपना जहाज रोक भी लिया, स्पेन ने भी रोक लिया। मुराद ये है कि जब आप कुछ करना चाहें तो सब कुछ मुमकिन है। एक मुसलमान कंट्री उनको थ्रेड कर दे तो उनको लग पता जाएगा। पाकिस्तान में हमारे सिपह सलार हम बहुत तारीफ करते हैं और बड़ा बहादुर समझते हैं जी। आए आगे बढ़े, मुसलमानों के लिए आए, कलमा तैयबा का हम विर्द करते हुए अपने भाइयों के लिए निकले बाहर। बाबा यहाँ एजिटेशन हो रही है, धूप में गर्मी में लोग जुलूस निकाल रहे हैं, क्या फ़ायदा इसका? देखिए, अवाम ने कुछ नहीं करना। अवाम ने अपना जज्बा दिखा दिया है अपने हुक्मरानों को कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। करना तो फैसला हुक्मरानों ने है ना जी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे और कोई कंट्री हो। ईरान के प्रेसिडेंट ने खुद अनाउंस कर दिया, उसने कर दिखाया, उसका रिएक्शन हुआ, उसको रिएक्शन भी उसको मिल गया। तो क्या अब हम रिएक्शन से डरते रहेंगे? तो मुराद ये है, अब रोजाना ही हमारे अंदर जो अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं। सर, ईरान का जो मामला हुआ, जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके सदर जांबाक हो गए हैं, अब उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई भी मुस्लिम मुल्क का लीडर ये डेयर ही नहीं करेगा कि ऐसी बात कर ले। तैयब उर्दवान साहब की स्टेटमेंट आज आई है, जो कि एक सिर्फ क्या कहते हैं ना कि उन्होंने ये कह दिया कि जी
हिटलर की तरह और दीगर बुरे हुक्मरानों की तरह मलामत करके याद किया जाएगा नेतन्याहू को। इज इट इनफ? बैरिस्टर खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं ये वो इलाका, देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन के बाद वो इलाका जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से डिक्लेयर किया गया था कि ये महफूज एरिया है, ये सेफ जोन है, यहाँ पे कभी अटैक नहीं करेंगे किया जाएगा, वहीं पे बमबारी करके उन कैंप्स को तबाह किया गया और बमबारी करके जिंदा जला दिया गया फ़लस्तीनियों को, उस सो कॉल्ड सेफ जगह जो यूनाइटेड नेशंस कहता था। इसके बाद क्या वक्त रह जाएगी यूएन की, यूएनएससी की, आईसीजे की और इन तमाम इदारों की? क्या समझते हैं आप? इकबाल का एक शेर यहाँ पहले मैं दोहराऊंगा, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का फतवा है ये अजल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात। ठीक। इकबाल ही नहीं बल्कि हज़ारों साल पहले के जो फ़िलासफ़र्स हैं, ठीक, जिनकी तहरीरें हम तक पहुंची हैं, वहाँ भी यही कुछ लिखा हुआ है। पावर जिसकी होती है उसी का इंसाफ होता है, उसी की अच्छाई होती है। अब देखिए ना, यानी आईसीजे के अंदर भी इंसाफ सिर्फ गरीब कमजोर मुल्क के लिए है, अमीर और ताकतवर मुल्क के लिए वहाँ जहाँ तक आईसीजे की बात करते हैं तो आईसीजे में जजेस बैठे हैं, ठीक, वहाँ पे शायद वो किसी कमजोर की बात कर लें, ठीक है, लेकिन जहाँ जब इम्प्लीमेंटेशन आएगी तो फैसला ताकत करेगी। ठीक, यानी जब एक्चुअल काम आएगा तो फैसला ताकत करेगी। बस मिसाल के तौर पर सारी दुनिया में ये न्यू नॉर्मल हो चुका है 1945 से कि जो दुनिया की ताकत की हामिल कंट्रीज हैं वही दुनिया की सरदार हैं। ठीक, जैसा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन है, क्यों हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो बेसिकली पावर्स की बेस पे है ना। सारी दुनिया में फौजें दौड़ा के ऑक्यूपाई करके बरतानिया ने, फ्रांस ने कॉलोनियल पावर बने और फिर इसी तरह यूएस से सारी दुनिया में ताकत का फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करके दुनिया की सुपर पावर बना। रशिया है, देखिए ये सारे मुल्क हैं जिन्होंने ताकत अप्लाई करके दुनिया को ऑक्यूपाई करके दिखाया कि हम पावरफुल है और आज वो दुनिया के सरदार हैं। क्यों? ताकत की बुनियाद पे है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। और सच पूछिए तो सारी दुनिया में अल्टीमेटली क्या होना है और क्या नहीं, ये फैसला वही करते हैं। अब जब कोई एक वीटो करता है तो दूसरे के मफादात के सरासर अगेंस्ट होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ताकत का तवाज़न है। मैं यहाँ ये बात करना चाहूँगा, ये सिर्फ अमली बात नहीं है जो मैंने अभी अर्ज की है। अब एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस जिसे कहते हैं, इसमें पीएचडीज होती हैं दुनिया में। तो ये एक बाकायदा डॉक्ट्रिन, बाकायदा एक डिसिप्लिन है एजुकेशन के अंदर। तो अगर आप हायर लेवल की पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करें तो वहाँ उनकी निसाबी किताबों में एक चैप्टर है पावर, और इसके अलावा एक सेपरेट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पावर। ये दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं। अब तो इन चैप्टर्स के ऊपर भी पीएचडीज होती हैं। तो अगर आप वो किताबें पढ़े तो एकेडमिक बुक्स में लिखा जा चुका है कि दुनिया में बात उसकी कायम रहती है जिसकी ताकत हो, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। यकीन कीजिए कि हमने दुनिया के ये एक्सपीरियंस दुनिया में देखा है। अभी रिसेंटली दूसरी जंग अजीम के जो फातहीन हैं, सारी फिल्में जो बनती हैं उनमें यही कहा जाता है कि ये गुड थे और दूसरे बैड थे जो हार गए। जबकि हम ये भी देखते हैं कि, मुझे इजाज़त दीजिए बात कहने की, दुनिया में ह्यूमन जू होते थे जिसमें इंसानों को मुख्तलिफ जंगलों से, जगहों से पकड़ कर ला कर रखा गया होता था कि ये जानवरों के साथ, कि ये जिस तरह जानवर हैं मुख्तलिफ इलाकों के, इस तरह ये मुख्तलिफ इलाकों के इंसान हैं। तो ह्यूमन जू जो थे उनको सबसे पहले ख़त्म किसने किया? हिटलर ने। लेकिन जो ताकत के हामिल लोग थे जिन्होंने वो जंग जीत ली, कॉलोनियल एरियाज में जहां उन्होंने कॉलोनीज बनाए, कोई एट्रॉसिटी और जुल्म नहीं है कुर्राए अर्ज़ के ऊपर जो उन्होंने नहीं किया। मैं कहता हूं कि अगर आप फिरौनों के दौर को स्टडी करें तो वो शर्माते हैं, बल्कि फिरौनियत तो ऐसे ही हमारे यहाँ बिगड़ के लफ्ज आ गया हुआ है, वो आपको बहुत अच्छे फील होंगे अगर आप इनकी कॉलोनियल एट्रॉसिटीज को मुतालिया करें। लेकिन आज वो फाते हैं तो उन्हीं का ऑर्डर चलता है, उन्हीं की वो कौमें अच्छी फील होती हैं। ये बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है हमारे दिमागों में कि हम इंसान, सारी दुनिया के इंसान ही जो फाते होता है उसी को तरजीह देते हैं, उसी की जय जयकार करते हैं।
उसको बकायदा गॉड्स बना लेते हैं, बकायदा उनके बुत बना के उनकी प्रस्तिश करते हैं। और जो तारीख में जंगें हुई हैं वहां जो फातिहीन हैं वही हमारे लीडर्स हैं। तो ये दुनिया में जो मोरालिटी अटैच कर दी गई है ताकत और उसकी विनिंग के साथ, ये बहुत बड़ा हमारे जहनों में बात है जो रॉन्ग एक हमारे जहनों ने परसेप्शन पकड़ी हुई है। या तो ये हमें बदलना चाहिए या अपने आप को इस बात के साथ अलाइन कर लेना चाहिए कि एक नेचुरल रियलिटी है, जिसके पास फॉर द टाइम बीइंग पावर होगी वही सब कुछ है, वही अच्छा है, वही मॉरली करेक्ट है, और जो उसने कहना है वही होना है। ये आज से पहले 2500 साल पहले जब यूनान और स्पार्टा की आपस में जंग चल रही थी, जो उस वक्त की दुनिया की पावर्स थी, तो थुसेडिडीज उस वक्त का फिलोसोफर है जो उसको रिकॉर्ड कर रहा था, और उसकी रिकॉर्ड शुदा दस्तावेज आज मुख्तलिफ ज़ुबानों में तराजम हो चुकी है। तो एथेनियंस ने एक बहुत मशहूर जजीरा है मेलोस, उसको फतह किया था, और उनका वफद पहले गया था ये कहने कि आप हमारे साथ फौरी तौर पर अलहाक कर लीजिए। जब मेलियंस ने कहा क्यों, तो एथेनियंस वफद ने कहा क्योंकि हम पावर में हैं। उसने कहा नो, हम तो सपाटा से बड़ी देर से अलायंस है हमारे पुरखों का, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी डिसऑनर है, हमारी ऑनर के अगेंस्ट है। तो उन्होंने ये कहा था, ये लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि जो बैलेंस जो पावर टू कंपेल है वो डिसाइड करती है कि जस्टिस क्या है, यानी जस्टिस किसकी तरफ होगा, अच्छाई किसकी है, ये इस बात से तयन किया जाता है कि पावर टू कंपेल किसके पास है। तो वही काम हुआ, जो मेलियंस है उन्होंने बात नहीं मानी क्योंकि एथेनियंस पावरफुल थे। एथेनियंस आए और उन्होंने ऑक्युपाई किया और मेलियंस की सारी नस्ल खत्म कर दी। आज कोई मेलियन दुनिया में नहीं है, उस वक्त खत्म किया गया था उन्हें, और वो सारी लैंड ऑक्युपाई कर ली एथेनियंस ने। बाद में आके स्पार्टन्स ने उसका इंतकाम भी लिया, लेकिन मेलियंस तो दुनिया में न रहे। बात ये है कि हम तब से देख रहे हैं तहरीरों में भी, सन त्जू की अगर तहरीर देख लें 2500 साल पहले की आर्ट ऑफ वॉर उसने लिखी, उसमें भी यही सारा कुछ लिखा है। आप मैकियावेलियन जो मेडिवल एजेस का फिलोसफर है उसको देख लें, उसमें भी सारा कुछ यही लिखा है। आप 1000 साल, आप 2000 साल पहले के 2200 साल पहले के चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र देख ले तो उसमें भी सारा कुछ ये। अब जिस एज के भी फिलोसफर, जो रियलिस्ट फिलोसफर है, उसको स्टडी करेंगे तो निकलेगा कि जिसकी पावर होती है उसका ही कानून चलेगा और अच्छा भी वही समझा जाएगा। तो इसलिए अगर आपने दुनिया में चाहते हैं कि आपके साथ कोई अच्छाई हो तो ताकत हासिल करें। कौमों के लिए तो सबसे अहम तरीन रेसिपी ये है, अगर आपने ताकत, हाँ ये भी बात यहाँ है कि ताकत के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसेंशियल्स ऑफ पावर्स होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट पढ़ें या पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही चैप्टर है पावर, तो वहाँ इंग्रेडिएंट्स ऑफ पावर्स हैं, कुछ 10-12 दिए गए हुए हैं कि आपके पास स्टैंडिंग आर्मी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, एक्सपोर्ट बेस्ड होनी चाहिए, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, ना हो तो किसी दूसरे से लेकर प्रोसेसिंग शुरू करें। तो वो इंग्रेडिएंट सारे पूरे करें। और यकीन कीजिए ताकतवर होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में, आपको अनथक मेहनत करनी पड़ती है, कुदरत की बात समझनी पड़ती है, और आप वो मेहनत करके वो ऑक्युपाई करते हैं और वो आप ताकत हासिल करते हैं। तो जब कर लेते हैं तभी आपकी बात होगी, नहीं तो उससे पहले मैं यहाँ ये बात जरूर कोट करना चाहूंगा कि बाइबल के अंदर हजरत यिर्मयाह, जिसे हम उर्दू में हजरत यिर्मयाह अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्होंने इजराइल को, इसी इजराइल कौम को अपने खुतबे दिए थे कि बाबली बादशाह तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसकी फौज कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, उसके लोग कहीं ज्यादा तुमसे नेक हैं, तुम बाजारों में झूठी कस्में खाते हो और अपने गुनाह धुलवाने के लिए बकरों की कुर्बानी हैकले सुलेमानी के आके देते हो। उनके वो खुतबे बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं। तो उन्होंने भी अपनी कौम को कहा था कि वो चूंकि ज्यादा ताकतवर है इसलिए तुम लोग उनके सामने झुक जाओ, सरेंडर कर दो ताकि तुम बच जाओ। उसने कहा, बादशाह ने कहा नहीं, हम खुदा के लोग हैं, शायद हम ज्यादा कोई चूजन पीपल है। लेकिन बाबली बादशाह आया और उसने तह तेक कर दिया और इस बात को
कुरान के अंदर सूरा बनी इसराइल में भी दोहराया गया कि वो उनको इस बात का जोम रहा, उनके अमल अच्छे नहीं थे। तो बात ये है कि हमारे तो कुरान के अंदर भी ये लिखा हुआ है अपने घोड़े तैयार रखो। तो आपको अपने आप को दुनिया की ताकत बनाना होगा ताकि आपकी बात कायम हो और आपके साथ कोई अच्छाई करे। आप अपने आप को किसी की मर्जी पे नहीं छोड़ सकते, मर्जी पे छोड़ेंगे तो फैसला ताकत करेगी। अगर आप ताकत हासिल करेंगे तो बैलेंस ऑफ पावर होगा, तो आपकी बात सुनी जाएगी और आपके साथ कोई अच्छाई होगी, वगैरह नहीं होगी। खाम ख्याली है, भूल जाइए। तो यूनुस साहब, यही है कंक्लूजन एक्चुअली इस दुनिया के अंदर रहने का और यहाँ पे रहने का। लेकिन हमारे मुल्क को, हमारे लीडर्स को, हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हमसे टूटा हुआ सूबा आज $100 बिलियन प्लस की इकोनॉमी पे चला गया जो बांग्लादेश है, और पाकिस्तान आज बद से बद हाल दिन ब दिन होता जा रहा है और चीज़ें बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर सर? चट्टा साहब, खुरम साहब ने बड़ी खूबसूरत लिटरेरी और हिस्ट्री वाली बातें हमारे साथ शेयर की हैं। गुजारिश ये है, टॉक शो में नो डाउट ये जितनी बातें इन्होंने की हैं वो सारी हकीकत पर मबनी है और सच्चाई वाली बातें हैं। ठीक, लेकिन आज वो ज़माना नहीं रहा, आज ज़माना बदल गया हुआ है। आज एटमी ताकत और तब तलवार और छुरी और तीर का ज़माना था। तब वो ताकतें बनते बनते बहुत टाइम लगता था। आज एक पटाखे की मार है, जिस मर्जी मुल्क को तबाह कर दें। मुराद ये है, आज इस जजमेंट के बाद मेरा ख्याल है वहाँ से तो जो उन्होंने ऑर्डर पास करना था वो हो गया। अगर ये फौजें कोई डिब्यूट नहीं की जाती दुनिया की तरफ से मिल के, तो मेरा ख्याल है कि इन फ़लस्तीनियों के लिए हम सिर्फ बातें करते रह जाएंगे। और अल्लाह करे ईरान जैसे सदर की तरह कोई बादशाह बीच में से निकले जो रात को कहे कि जी सुबह तक अगर इन्होंने बमबारी बंद नहीं की तो मैं इनको सफा हस्ती से मिटा दूंगा, तब तो मुझे सर्वाइवल नजर आ रहा है। ठीक है। अदरवाइज ये शहादतें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। देखिए, जो इलाके पे बहुत सेफ एंड साउंड इलाका था जिसके बारे में इसराइल खुद कहता था कि जी वहाँ हम अटैक नहीं करेंगे, यहाँ अटैक करना मुश्किल है जी। अगर हिस्ट्री की बातों में जाएंगे तो वहाँ घोड़े जाते जाते महीने लग जाएंगे। मुराद ये है, वो दूर मीलों दूर बैठा हुआ अटैक करता है, बम मारता और उस इलाके को तबाह बर्बाद कर देता है। यहाँ तो किसी न किसी मुस्लिम कंट्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर वो अकेला नहीं देता, 2, 4, 5, 8, 10 मुस्लिम कंट्रीज पहल करें और निकल के जाएं और इनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो कब देंगे? 7 अक्टूबर से ये मामला चल रहा है, ये तो पहले दिन हो जाना चाहिए था। बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिर अगर मुझसे दिल की बात पूछते हैं, जो आज तक सोए हुए हैं, मुझे कल भी उठे हुए नहीं नजर आते, मुझे वो कल भी सोए हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला को वसीला पैदा करे, हमारे उस शहीद का प्रेसिडेंट ईरान जैसा कोई ऐसा आदमी, कोई न डर और बेबाक और अपनी मज़हब के लिहाज से कोई ऐसा इंसान हो जो ऐसा अटैक कर दे। तो वक्त भी कोई नहीं लगता, दिन भी कोई नहीं लगते। हो सकता है कल कोई आ जाए, हो सकता है रात को कोई आ जाए। मैं तो अपने सिपा सलार से भी बड़ी तवक्को लगा के बैठा हुआ हूँ कि वो भी बड़ा जज्बा रखते हैं मुसलमानों के लिए। तो साबित भी तो हो ना कि हम मुसलमानों के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर उनको तकलीफ़ है तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो खाली जमा तफरीकी है, मैं और आप प्रोग्राम करते रहेंगे और घर को चले जाएंगे। और वहाँ पे मुसलमान मेरे बहन भाई बच्चे जो इनके साथ जुल्म हो रहा है वो इसी तरह शहीद होते रहेंगे। और हम सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया, आप कोई दुनिया का टीवी उठा के देख लीजिए, उन पे प्रोग्राम हो रहा है, कहीं से मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। चूँकि करना स्टेट ने है, हुक्मरानों ने है, वो ए मुल्क हो, बी हो, सी हो, डी हो, हमारा हो, कहीं से भी उनके लिए कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठ रही जिससे हमें भी मुसलमान होने के बाद यकीन हो जाए कि हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, कहीं से हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। कहीं से कोई आवाज़ आती नज़र नहीं आ रही। बेस्ट खुरम साहब, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन ना मानने की कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, जिस तरह हमारे मुल्क में अदालतों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है? ICJ क्या कर सकता है इसराइल के खिलाफ, आप क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास उसका कोई इख्तियार नहीं है। और फिर क्या कर सकते हैं? वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अर्ज की है कि ICJ ने एक काम जो करना था वो कर दिया, इससे आगे नहीं वो जा सकते। वो सिर्फ जजमेंट नहीं देना था, इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं कराना था। नहीं, ICJ के पास इम्प्लीमेंट करवाने की पावर नहीं है। इम्प्लीमेंट करवाने की पावर सिक्योरिटी काउंसिल के पास है।
इस सिक्योरिटी काउंसिल वाले तो पहले ही मार खा रहे हैं। कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी। सर वो तो पहले ही मार खा रहे हैं। जो उन्होंने कहा था ये एरिया महफूज सेफ जोन है, उस सेफ जोन पे आज बॉम्बिंग की गई है, हालांकि उन्होंने क्लेम किया था। मैंने अभी गुजारिश की है, सिक्योरिटी काउंसिल में ताकत की बुनियाद पर मेंबर्स हैं। ठीक, अगर आपके पास ताकत है तो सिक्योरिटी काउंसिल आपके हक में फैसला कर देगी, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो जुल्म सहें। नहीं, मैं इस इत्तेफाक नहीं करता। देखिए जजमेंट जो है ये 13-2 की है ना, तो वहां कहां गई ताकत, मुझे बताइए कहां गए वो माफिया जो ये फैसला बदलवा देते। सर लेकिन फैसला तो उस माफिया के अगेंस्ट आ गया या उस ताकत के अगेंस्ट आ गया, इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। उन्होंने किसी तरह बात ही डाली, पहले दिन इसको रिपेल किया और कहा कि हम नहीं मानते। क्या कर लिया इसने 13-2 के फैसले ने? बस हुआ कुछ नहीं और होता भी नजर कुछ नहीं आ रहा। कंटेम्प्ट वाली वहां बात कोई नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन होगी मासवाए उसके कि कोई मुसलमान कंट्री आके जवाब दे दे कि आओ भाई इकट्ठे हो जाओ, हम इन पे अटैक करते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा गुजारा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। समुद्र में उनके रास्ते रोकने की कोशिश की है तो बहुत सारी कंट्रीज बीच में आ गई, वो भी ख़त्म हो गया मामला। तो बज़ाहिर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा ये जो लेटेस्ट अटैक्स हैं इनके बाद जो शहादतें हो रही हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, बल्कि मिनटों के हिसाब से बढ़ रही हैं, घंटों के हिसाब से नहीं है। अब रह गए मुसलमान कंट्रीज में से ईरान था या हम थे जो इतनी ताकत रखते हैं, जिनकी फौज भी इतनी बड़ी है कि हम किसी के साथ लड़ाई कर सकते हैं। यहाँ से बैठे 1000, 2000, 4000 मील किसी मुल्क को तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस और तो कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा नसीम साहब, नाज़रीन सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।